ऑलराइट, सो बचपन से लेके आज तक आपके डैडी ने आपको बहुत चीजें सिखाई होगी, जैसे कि पहली साइकिल चलाना सिखाया होगा या फिर शायद आपको पहली बार चलना सिखाया होगा। और आज भी शायद आप बहुत सारे सवाल उनसे कर लेते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना जिसके बारे में वो हमें बताने नहीं वाले और वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी भी है, जैसे कि नाइटफॉल या फिर एक्सेसिव मास्टरबेशन। और जब इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है ना, हम क्या करते हैं, हम जाते हैं हमारे दोस्तों के पास या फिर जाते हैं गूगल बाबा के पास, वहां पे सर्च करते हैं, लेकिन हमें जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है ना वो नहीं मिल पाती। लेकिन टेंशन नॉट, आपका भाई यहाँ पे आज आपका भाई आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला है जो आपकी प्राइवेट प्रॉब्लम है, लेकिन इसका बेस्ट सॉल्यूशन आपका भाई आपको आज देने वाला है। पहली और दूसरी चीज जिसके बारे में आपके डैडी आपसे कभी बात नहीं करेंगे वो है मास्टरबेशन एंड नाइटफॉल। टीनेज में या फिर अपने अर्ली 20s में ना हम बहुत ज्यादा पॉर्न कंज्यूम करते हैं और उसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी ना ये दो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। वैसे तो ये दोनों चीजें कंप्लीटली नेचुरल है, लेकिन अगर ये एक लिमिट से ज्यादा होने लग जाए ना तो ये आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकती है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके माइंड पे इफेक्ट करती है, ये डायरेक्टली आपके हार्मोन्स पे इफेक्ट करती है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नाइटफॉल के बारे में। नाइटफॉल क्या होता है, इसे वेट ड्रीम भी कहते हैं। आपको ऐसे सपने आते हैं ना जिसमें आप नींद में ही बह जाते हो। अब यहाँ पे एक चीज समझो, अगर आपको ये प्रॉब्लम महीनों में एक बार हो रही है ना कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपको वीकली बेसिस पे हो रही है या फिर अगर आपको हर महीने में एक बार हो रही है, 2 बार हो रही है, इसे सॉल्व करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज आती है, रात को सोने से पहले कोई भी सेक्सुअल कंटेंट मत देखो। अब ये जो सेक्सुअल कंटेंट है ना ये रह जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और अगर आपको नाइटफॉल का प्रॉब्लम है तो ये उसे और ज्यादा बढ़ा सकता है। दूसरी चीज, रात को सोने से पहले ना हमेशा लूज कपड़े पहनो। ये जो टाइट कपड़े होते हैं ना ये क्या करते हैं, आपके जो छोटा चेतन है ना उसे स्टिमुलेट कर देते और आपका छोटा चेतन बह जाता है। तीसरी चीज, आपको कभी भी अपने पेट के ऊपर नहीं सोना है। जब भी आप ऐसे करते हो ना तब आपके छोटा चेतन के बीच में और जो रजाई है इन दोनों के बीच में होता है फ्रिक्शन, और बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं नाइटफॉल के। चौथी चीज, रात का जो खाना है ना इसे ज्यादा तीखा मत खाओ। और एक और चीज, खाने के तुरंत बाद आप सो मत जाओ। ये जो तीखा खाना है ना ये आपकी बॉडी टेम्परेचर को राइज करता है, और रात को खाने के तुरंत बाद सोना ये आपको नाइटफॉल की प्रॉब्लम दे सकता है। पांचवी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, रोज मास्टरबेट करना प्लीज बंद कर दो। अगर आप एक्सेसिवली मास्टरबेट कर रहे हो तो वो भी आपको नाइटफॉल दे सकती है। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आएगा, भैया ये प्रॉब्लम मैं छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन छोड़ू कैसे? मैं एक दिन सोचता हूं कि मैं नहीं करूंगा, उसके बाद मैं पॉर्न देखता हूं, फिर मैं हिला लेता हूं और फिर मैं वापस सोचता हूं कि कल से मैं नहीं देखूंगा। अब ये जो प्रॉब्लम है ना ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। पहले जब मैंने मास्टरबेशन क्विट करने के बारे में सोचा था ना तब ऐसा ही होता था। मैं 2 दिन मोटिवेटेड रहता था, तीसरे दिन मैं वापस मास्टरबेट करता था। मास्टरबेट करने के बाद मैं वापस सोचता था कि ये मेरा लास्ट टाइम था, और वो लास्ट टाइम ऐसे कभी आता ही नहीं था। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिसने मेरी डेफिनेटली हेल्प की थी, जिससे मैंने मेरी मास्टरबेशन की जो एडिक्शन थी ना इसे कंप्लीटली कंट्रोल में ला दिया था। सबसे पहली चीज थी स्टे बिजी। आप जितना बिजी रहोगे ना उतना ज्यादा ये थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आएंगे। आप जितना ज्यादा खाली रहोगे ये वाले थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है दैट ये जो थॉट्स है या फिर जब आप मास्टरबेट करते हो ना आपका डोपामिन होता है बूस्ट। आपके माइंड को ये जो डोपामिन हाइक है ना बहुत पसंद आती है। दूसरी चीज शायद थोड़ी सी फनी साउंड करे, लेकिन इसने मेरी बहुत हेल्प की थी, और वो चीज ये थी, जब भी मुझे कोई ऐसा थॉट आता था ना मैं क्या करता था पता है? 20 पुशअप्स। सच कह रहा हूं मैं। तीसरी चीज जो आपकी हेल्प कर सकती है, बस इसके लिए आपका जो मन है ना ये थोड़ा सा टाइट होना जरूरी है, थोड़ा सा कड़क होना जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको 30 दिनों तक कोई भी पॉर्न कंटेंट नहीं देखना है। आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं देखनी है, कोई भी सेक्सुअल कंटेंट नहीं देखना है। इससे क्या होगा बेसिकली, जब 30 दिनों तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉर्न जैसी चीजें नहीं जाएगी ना तो आप बाकी की चीजों पे भी अपना टाइम डाल पाओगे, बाकी की चीजों पे भी आप फोकस कर पाओगे। वरना क्या होता है, ये जो पॉर्न ऐसी चीज है ना हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में रह जाती है और हम बार बार ना चाहते हुए भी बस उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। चौथी चीज आती है, रात को सोने से पहले अपने फोन को बहुत दूर रख के आ जाओ। अब रीजन क्या है, पहले के जमाने में फोन होते नहीं थे तो लोग क्या करते थे, लोग लाते थे डीवीडी या फिर पेन ड्राइव, और पहले पॉर्न अरेंज करना बहुत हार्ड था। लेकिन आज के टाइम में आपके फोन के अंदर सब कुछ आ जाता है, तो इसे जितना अवॉइड करोगे ना आप इस प्रॉब्लम से उतना स्पीड में बाहर निकल पाओगे। तीसरी चीज जो आपके डैडी ने आपको नहीं सिखाई वो है बॉडी हेयर रिमूवल। अगर आप प्रॉपरली अपने बॉडी हेयर को रिमूव नहीं करते ना तो आपको क्या हो सकता है, आपको एक्ने हो सकते हैं, आपको पिंपल्स हो सकते हैं, आपको छोटे छोटे रेजर बम्स हो सकते हैं, इसके अलावा आपको रैशेस हो सकते हैं। अब देखो, बॉडी हेयर रिमूव करने के लिए इन 3 चीजों का आपके पास होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है रेजर,
दूसरा है ट्रिमर और तीसरी चीज आती है सीजर। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे फेशियल हेयर से। बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, सबसे पहले अपने चेहरे को ल्यूक वार्म वाटर से वॉश करो, जिससे चाहे आप ट्रिम करो चाहे शेव, ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्मूथ हो पाए। अगर आप शेव कर रहे हो तो उसे कभी भी अपने हेयर ग्रो के ऑपोजिट डायरेक्शन में मत करना। जिस डायरेक्शन में आपके बाल उग रहे हैं आपको सेम डायरेक्शन में शेव करनी है। रही बात ट्रिमिंग की, तो ट्रिमिंग आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो। इसके अलावा अपने चेहरे को और डिफाइंड लुक देने के लिए आप इस टाइप की सीजर का यूज कर सकते हो, जिससे आप अपनी मूंछों को एक अच्छा शेप दे सकते हो। इसके बाद बारी आती है आपके बॉडी हेयर रिमूवल की, तो इसके लिए हजारों चीजें आ चुकी है। अब आप रेजर यूज कर सकते हो, आप ट्रिमर यूज कर सकते हो, और सबसे बेस्ट आप हेयर रिमूवल स्प्रे या फिर हेयर रिमूवल क्रीम यूज कर सकते हो। बस शर्त यह है कि ये जो चीजें है ना ये नेचुरल होनी चाहिए, वरना ये आपको स्किन बर्न दे सकती है। सो हमने बात कर ली हमारे फेशियल हेयर की, हमारे बॉडी हेयर की। अब बारी आती है हमारे प्राइवेट पार्ट के हेयर कैसे रिमूव करें। इसके लिए आपको अगेन दो चीजें चाहिए। सबसे पहले ट्रिमर, दूसरी आपको चाहिए रेजर। ट्रिमर के ऊपर एक क्लिप अटैच करो और जो बाकी के अनवांटेड हेयर है ना सबसे पहले उन्हें रिमूव कर दो। इसके बाद आपकी जो शेविंग की प्रोसेस होगी ना वो बहुत स्मूथ हो जाएगी। इसके बाद अपना जो प्राइवेट पार्ट है उसे टाइटली पकड़ो और रेजर को हल्के हाथों से आपको शेव करना है। इसके बाद बारी आती है आपके पैरों के बालों की। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भैया हमें हमारे पैरों के बाल सही में रिमूव करने चाहिए, तो जो जवाब है वो है हाँ मेरे भाई। अगर ये बहुत ज्यादा होंगे तो अजीब सा जंगल जैसा लगेगा। आप वेल ग्रूम दिखना चाहते हो तो आपको इसे थोड़ा सा कम तो करना पड़ेगा। इसके लिए आप ट्रिमर का यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज, अगर आप जिम वगैरह जा रहे हो, अगर आपके पैरों में गजब के मसल्स है ना तो आप शेव कर सकते हो, ताकि आपकी जो लेग्स है ये काफी डिफाइंड दिखे। चौथी चीज जो आपके डैडी ने आपको नहीं सिखाई वो है हैंडलिंग ब्रेकअप। अब देखो ब्रेकअप को ना मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि हमारे साथ ये दो पार्ट होते ही है। सबसे पहला ऐसा पार्ट जिसमें आप रिलेशनशिप में थे और आपका ब्रेकअप हो गया। दूसरा पार्ट वो कि आपका बस वन साइडेड प्यार था, आपने इजहार किया और उसने मना कर दिया। और ये दुख भरी दास्तान हम शेयर करते हैं हमारे दोस्तों के साथ, और वो भी ऐसे आइडियाज देते हैं शेक्सपियर वाले। कोई दोस्त आपको आके कहेगा अरे भाई सिगरेट पी, सुट्टा मार, दारू पीना भाई। लड़कियां तो ट्रेन जैसी होती है, एक जाती है तो दूसरी आ जाती है। किसने दिल तोड़ा भाई तेरा, चल उसको उठा लेते हैं घर से। अब या तो ये सब सुन के आप और ज्यादा डिप्रेस हो जाओगे, या फिर इससे बाहर आने के लिए आप शराब या फिर सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल करोगे ताकि आप इस पेन से बाहर आ पाओ। तो अभी तक आपका दिल तो टूटा ही था, ये सब करके आप अपना शरीर भी टोटल लॉस में डाल रहे हो। अब इससे निकलने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे भी दो कैटेगरीज आती है। अगर ऐसी कैटेगरी है ना जिसमें आपको अपनी एक्स को रोज देखना नहीं पड़ता है तो आपके लिए इससे निकलना इजी है। अगर आप ऐसी कैटेगरी में हो ना जहां पे आपको रोज अपनी एक्स से मिलना पड़ता है, चाहे आपकी कॉलेज में हो चाहे आपकी ऑफिस में हो, थोड़ा सा हार्ड हो सकता है ये। अब अगर रोज आपको अपनी एक्स को देखना पड़ता है तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है, टेक योर टाइम। अगर आपको टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं है, अपने ऊपर ज्यादा हार्ड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि यार तू रो नहीं सकता, तू रो नहीं सकता, तू उसको देख मत, इन सब की जरूरत नहीं है। अगर रोना आए तो प्लीज रो लो। आप जितना इस बात को दबाने की कोशिश करोगे, मन में रखने की कोशिश करोगे ना, उतना ही आपका दम घुटेगा। किसी ऐसे दोस्त से शेयर कर लो जो थोड़ा ट्रस्टवर्दी हो, जिससे बातें शेयर की जा सके, ताकि एटलीस्ट आपका मन हल्का हो। दूसरी चीज आती है स्माइल एंड पास। आप बिल्कुल कोशिश मत करना उसे अवॉइड करने की। आप जितनी कोशिश करोगे ना कि भाई मैं उसे नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा, उतनी ही बार आप उसके बारे में सोच रहे होंगे, which eventually means आप उसे भुला ही नहीं पा रहे। तो सबसे बेस्ट चीज क्या है, बाई चांस अगर आपकी नजरें मिल जाए तो बस एक स्माइल करो और वहां से निकल जाओ, बातें करने की जरूरत नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, इट्स टाइम फॉर 2.0। ये जो पेन है, ये जो दर्द है ना, इसे सही डायरेक्शन दे दो। मैं नहीं जानता आप कितना नॉलेजेबल हो, मैं नहीं जानता आप कितने गुड लुकिंग हो, मैं नहीं जानता आप कितना कमाते हो, बस मैं इतना जानता हूं कि आप अपने आप को अपग्रेड करो अपने लुक्स में, अपने नॉलेज में और अपनी अर्निंग में। अब बात कर लेते हैं, अगर आप अपनी एक्स से रोज नहीं मिलते या फिर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे तो यहां पे उसे बुलाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सबसे पहली चीज, उसे स्टॉक करना बंद कर दो, उसे ब्लॉक कर दो अपने व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से और हर एक जगह से। और बार बार ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि उसने आपको कोई मैसेज तो नहीं भेजा, कोई फेक अकाउंट बना के मैसेज तो नहीं भेजा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जितना आप ये करोगे ना उतना ही आप इस सर्कल में घूमते जाओगे और यहां से निकलना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। सेकंड चीज आती है, अकेले मत रहो। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ रहो, जो हो सके अपने फैमिली के साथ रहो। ज्यादा से ज्यादा टाइम लोगों के साथ स्पेंड करो, वरना जब आप अकेले रहोगे तब आपको वही थॉट्स आने वाले हैं कि वो होती तो ये होता, वो होती तो ये नहीं हो रहा होता। तीसरी चीज, सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ो। इससे क्या होगा, आपका जो ध्यान है ये ब्रेकअप से बाहर आ पाएगा और आप एक्चुअली समझ पाओगे कि लाइफ क्या है, लाइफ कैसे वर्क करती है, और इसके बाद आप अपनी खुशी के लिए एटलीस्ट किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। और चौथी चीज आती है टाइम। देखो टाइम से बेटर कोई दवाई नहीं है।
टाइम हर एक चीज को हील कर देती है, लेकिन उसके साथ ही आपको ऊपर वाले तीनों जो चीजें है ना ये फॉलो करनी पड़ेगी, तभी टाइम आपके अकॉर्डिंगली काम करेगा। पांचवी चीज जो आपके डैडी आपको कभी नहीं सिखाएंगे वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपने एक चीज नोट की है, हम पता है बहुत बार कुछ एक्सपेंसिव चीजें मांग लेते हैं घर पे, जैसे आईफोन हो गया, प्ले स्टेशन हो गया, कोई महंगी बाइक हो गई, तब घर वालों का दो आंसर आता है। सबसे पहला या तो वो दिला देते हैं खुशी खुशी, और अगर दिलाते नहीं है तो दूसरी चीज ये आती है कि बेटा जब तुम खुद कमाओ ना तब ले लेना। एंड हम में से बहुत सारे लोग ऐसे है ना जिसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं पता है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हम दो टीम ले लेते हैं, टीम ए और टीम बी। टीम ए के जो लोग हैं ना ये सिर्फ अमीर दिखने वाले हैं, लेकिन टीम बी के लोग अमीर दिखने वाले नहीं है, बट वो एक्चुअली आगे जाके अमीर बनने वाले हैं। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे पता चल जाएगा आप टीम ए के हो या फिर आप टीम बी के हो, आप आईफोन लेना चाहते हो या फिर आप सोना लेना चाहते हो। सोच लो, जवाब दो। आप घर लेना चाहते हो या फिर आप कार लेना चाहते हो। सोच लो, आप वीकेंड पे छुट्टियां मनाना चाहते हो या फिर अपने सारे पैसों को बचा के एक एसआईपी बनाना चाहते हो। अगर आपका जवाब आईफोन, कार, छुट्टी वगैरह था ना तो आप टीम ए में आते हो। इन सबसे शायद आप अमीर दिख तो जाओ, लेकिन आप अमीर रहने नहीं वाले। अमीर वही दिखेगा जो टीम बी में आता है, जिसे इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पता है। अगर आप महीने का 50,000 कमा रहे हो और सामने आपका जो एक्सपेंस है वो भी 50,000 ही है ना, तो फिर आप कभी भी सेविंग्स नहीं कर पाओगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी सैलरी 12,000 है और 9,000 पे ईएमआई भरते भरते वो आईफोन खरीद लेते हैं, या फिर ईएमआई भरते भरते महंगी बाइक ले लेंगे, महंगी कार ले लेंगे। अब बेसिकली ये जो चीज हो रही है ना, ये क्यों हो रही है? ये हो रही है शो ऑफ के चक्कर में। अब ये जो शो ऑफ की बीमारी है वो इतनी बुरी है कि आगे जाके आप और भी महंगी चीज लोगे। इसकी वजह से आपका जो डेब्ट है ना, आपके ऊपर जो कर्जा है, ये और ज्यादा बढ़ता ही जाएगा। और इस जो माया जाल है ना, इससे बाहर निकल पाना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि आपको शो ऑफ की आदत लग चुकी है। एक बेस्ट गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूं, वो है 10, 20, 30, 40 का रूल। इसे बहुत ध्यान से सुनना। 10% आपकी जो अर्निंग है ना, ये आपको कोई अच्छे कामों में इस्तेमाल करनी है। ये जो 10% पैसा है ना, या तो ये डोनेशन में जाएगा या फिर चैरिटी में जाएगा। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो 10% में भगवान को पार्टनर बनाते हैं, और वो जो पैसा है ना 10% वो उन्हीं के कामों में इन्वेस्ट करते हैं। 20% पैसा आपको अपने एंटरटेनमेंट पे, अपने होटल पे, मूवी वगैरह पे खर्च करना है। 30% जो पैसा है ना, ये आपकी एसेंशियल आइटम्स पे खर्च होगा, जो आपका घर चलाने के लिए चाहिए होगा। और जो 40% है ना, इसे आप डालो किसी भी जगह पे सेव करने के लिए, इसे कहीं पे भी इन्वेस्ट करो। बेसिकली अभी आपकी जो एज है ये 24 से 30 के बीच में होगी, या फिर मैक्स 22 से 30 के बीच में होगी। इसके बीच में आपने कमाना अगर शुरू कर दिया तो आपके पास 8 साल है मेरे भाई, जिसमें आप अच्छा खासा अमाउंट सेव कर सकते हो, उसे सही से इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि 30 के बाद क्या होगा, ये जो प्लान है ये पूरा चेंज हो जाएगा और आप सिर्फ 10 या 20% जो अपना पैसा है वो बचा पाओगे। तो अभी आपके लिए गोल्डन टाइम है। 30 साल के बाद आपके ऊपर बहुत प्रेशर आने वाला है, आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे होंगे, उनके स्कूल का एक्सपेंस, तो इन सब के बीच में सेविंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच नहीं पाओगे। तो 30 साल तक आप ये चीज कर सकते हो, उसे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दो। इसके अलावा अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है ना, तो आप मामा अर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू और कंडीशनर ट्राई कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, इसे दबा के शेयर करो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।